हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे गणित विषय जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 11, जिस चैप्टर का नाम है शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शंस। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 2 करने वाले हैं। इस चैप्टर की शुरुआत किए हुए आज दूसरा दिन है। इससे पहले वाले भाग में हम लोग ने भाग 1 किया था, जिसमें हम लोग ने शंकु परिच्छेद अर्थात एक हम परिच्छेदन तल से द्विशंकु को अलग अलग कोण के पर काटे तो अलग अलग आकार हमें प्राप्त होता था, जिसमें हमने वृत्त देखा था, दीर्घ वृत्त देखा था, परवलय और अति परवलय को भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे पिछले भाग में हम लोग जो देखे थे, सबसे पहले भूमिका पर बात किए थे, उसके बाद शंकु के परिच्छेद पर बात किए थे और दीर्घ वृत्त, वृत्त और परवलय और अति परवलय के बारे में हम लोग ने बात किया था कि जैसे जैसे जो बीटा एंगल था अर्थात जो परिच्छेदन तल और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष के बीच जो एंगल बन रहा था बीटा, वो जैसे जैसे वैरी कर रहा था। जब बीटा क्या था 90 डिग्री था तो हमें क्या प्राप्त होता था, तो हमें वृत्त प्राप्त होता था। अगर बीटा की वैल्यू बदल जाती थी तो दीर्घ वृत्त और परवलय और अति परवलय मिलता था। ये डिपेंड करता है कि बीटा अर्थात परिच्छेदन तल है वो किस एंगल से हम काट रहे हैं उसको, उसी तरह से हमें शेप भी मिलेगा। ठीक है, तो आप पीछे का भाग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के इस भाग में हम लोग क्या सीखेंगे। आज के भाग में हम लोग सीखेंगे अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद, अर्थात इसमें भी हम लोग परिच्छेद ही देखेंगे, सेक्शन ही देखेंगे, लेकिन डीजेनरेटेड कोनिक सेक्शन के बारे में इसमें हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे सर्कल के बारे में, वृत्त के बारे में, जो क्या है कोनिक सेक्शन ही है वृत्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो अपभ्रष्ट शंकु परिच्छेद कब होता है, यह स्थिति कब उत्पन्न होती है, तो जब एक तल शंकु के शीर्ष पर काटता है तो निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त होती है। ठीक है, अपभ्रष्ट शंकु के परिच्छेद वाली स्थिति कब होगी, तो हमने ऐसा पढ़ा था ना कि अगर एक रेखा लें और उसके परितः एक दूसरी रेखा को घुमा दें तो हमारा एक बन जाएगा क्या, द्विशंकु। ठीक है, तो इसके पिछले वाले भाग में हमने तो ये सब देख लिया था कि अगर ऊपर काट रहा है, इसके बीच एंगल बीटा बन रहा है, अलग अलग कोण पर काट रहा है, कभी ऐसे कट कर रहा है, कभी ऐसे कट कर रहा है, कभी 90 डिग्री पर कट कर रहा है, तो अलग अलग शेप बन रहे हैं। हमने जो काट देखा था वो या तो ऊपरी नापे में देखा था या निचली नापे में देखा था। इसके पहले वाले भाग में हमने इस पॉइंट पर नापे, इस पॉइंट पर काट को नहीं देखा था, जहाँ पे शीर्ष है, जहाँ पे दोनों जो कोण है, दोनों शंकु आकर मिल रहे हैं जिस पॉइंट पर, उसको हमने नहीं देखा था। तो वहीं शीर्ष पर जब काटता है कोई तल, शंकु के शीर्ष पर कोई अगर तल काट रहा है तो निम्नलिखित 3 स्थितियां बनेगी। कौन कौन सी स्थितियां बनेगी, पहली स्थिति ये है कि जो बीटा का जो वैल्यू है अर्थात जो काटने वाला तल है और जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है उसके बीच का जो कोण है या तो 90 डिग्री के बराबर हो या उससे छोटा हो और अल्फा से क्या हो, बड़ा हो। ठीक है, तो परिच्छेद एक बिंदु बनेगा। तो क्या बनेगा, जो काटने वाली जो परिच्छेदन तल है वो तल ना बनकर एक पॉइंट मात्र बनेगा। ठीक है, बिंदु। अब देखो अगर बीटा बराबर क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, तो तल जनक को अंतर्विष्ट करता है और परिच्छेद एक सरल रेखा हो जाती है। कैसे, तो ये हमने एक ये जो पहला बात हम पहली जो बात बोले, हम पहले जो बात बोले कि अगर इस पॉइंट पर कट करेगा, जो कंडीशन नंबर ए था, इसमें देखो जो बीटा का वैल्यू है 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा भी हो सकता है या और अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें अल्फा कौन है, इसमें तो अल्फा ए है, जो जनरेटर और ये जो अक्ष है उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है, और यहाँ पर इसके बीच जो ये तल है और ये जो अक्ष है इसके बीच कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर ये जो शेप बना, यहाँ पे जो बिंदु केवल दिखाई दे रहा है, तो केवल एक बिंदु ही बनेगा। एक इलिप्स या सर्कल या पैराबोला या हाइपरबोला ऐसे कुछ नहीं बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पे केवल क्या बनेगा, एक बिंदु बनेगा। अगर वहीं हम देखें कि अगर क्या हो जाए, बीटा बराबर अल्फा हो जाए तो क्या बनेगा, तो ये हमारा एंगल बीटा अल्फा है और ये हमने जो कट किया अर्थात ये जो अक्ष है और ये जो तल है इसके बीच का एंगल अगर बीटा है, तो अगर ये दोनों अगर कोण बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, एक रेखा बनेगा। ये जो ओवरलैप लाइन दिखाई दे रहा है ई वाला, यही केवल एक रेखा बनेगा अर्थात एक सरल रेखा बनेगा।
और एक हमारे पास तीसरी कंडीशन ए है। तीसरी कंडीशन कौन सी है कि जब जो बीटा है वो 0 डिग्री के बराबर हो या उससे बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो तो परिच्छेद एक परिच्छेद करने वाले रेखाओं का युग्म बनता है, जैसा कि आकृति 11.10 में दिखाया गया है। यह अति परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अति परवलय की अपभ्रष्ट स्थिति है। आगे आने वाले अनुच्छेद में हम इन शंकु परिच्छेदों को ज्यामितीय गुणों के आधार पर परिभाषित करते हुए उनमें से प्रत्येक के समीकरण के मानक रूप भी प्राप्त करेंगे। अब हम आकृति 11.10 देख लें तो ये रहा हमारा आकृति 11.10। तो इसमें ये जो बीटा एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है और अल्फा से क्या है? छोटा है। इस कंडीशन में जो बीटा है वह 0 डिग्री से बड़ा है। दोनों स्थितियां हो सकती है, जो बीटा है 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा? अल्फा से छोटा होगा। तो जब हम इसको इस एंगल पर कट करेंगे तो हमारे पास एक रेखा युग्म बनेगा। ये जो ओवर लाइन दिख रहा है एक ये रेखा बनेगा और एक जो एक्सिस वाला लाइन पर दिख रहा है वो बनेंगे, ठीक है। तो यहीं क्या बनेगा? दो रेखाएं, जो एक रेखा युग्म बनेगा। यहाँ भी वही बन रहा है सेम। ये जो ओवरले पे जो रेखा दिख रहा है वही है। उसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार रेखाओं का युग्म बनेगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे बाबू वृत्त के ऊपर। यह काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ से आपको समझते चलना है और एक एक कंसेप्ट को सीखते चलना है, ठीक है। आप तो दूरी सूत्र नहीं भूले होंगे, जो क्लास 10th में भी पढ़े थे और पिछले अध्याय में भी हमने रिकैप करवाया था डिस्टेंस फार्मूला। उसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो सर्कल का इक्वेशन है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले वृत्त किसे कहते हैं। क्लास 6 में हम लोग पढ़े थे बेसिक डिफिनीशन, लेकिन इसमें भी हम लोग जान लें कि वृत्त का परिभाषा क्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या बताएंगे? तो जो वृत्त होता है क्या बोलेंगे? तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है। अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ गया है, आपने समुच्चय चैप्टर पढ़ लिया है, तो अब आप उसी के टर्म में भी आंसर देना होगा, क्योंकि अब आपका लेवल भी बढ़ रहा है। अब छठा क्लास वाला तो डिफिनीशन से तो यहाँ काम चलेगा नहीं। तो देखो, तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। अगर हम एक पॉइंट फिक्स कर दें, जैसे में यहाँ पर एक पॉइंट O है, इसको हमने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, ठीक है। और यहाँ से हम एक समान दूरी पर एक तल ले लिए। हम एक, मान लो ये हमारा एक तल है, ठीक है, एक तल ले लिए। ये हमारा ये जो चतुर्भुज 4 भुजाओं से घेर कर बनाए हैं, इसके अंदर एक तल है। इसके अंदर हमने एक पॉइंट O ले लिया और इससे एक फिक्स दूरी अर्थात P1 चला, फिक्स उतना ही दूरी इस दिशा में P2 चला, इधर उतना ही दूरी चला, इधर उतना ही, इधर भी उतना ही, ऊपर इधर मतलब सभी दिशाओं में हमने समान दूरी तय किया। तो इस प्रकार के जो शेप बन गया, जो आकृति बन गई, उसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। अब देखो, जो पॉइंट स्थिर था, अर्थात जो पॉइंट O है वो क्या था? स्थिर था, कांस्टेंट था। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ सर्कल। तथा वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी को वृत्त की त्रिज्या बोलेंगे। और ये जो वृत्त दिख रहा है, ठीक है, तो इसके किसी एक पॉइंट को हम यहाँ से ले लिए और यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? वृत्त पर किसी एक बिंदु की केंद्र से दूरी, जो केंद्र से और ये जो पॉइंट P1 जो दिख रहा है पॉइंट, इसके बीच की जो दूरी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस अर्थात त्रिज्या बोलेंगे। आकृति 11.11 में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे? अब हम वृत्त का समीकरण निकालना चाहते हैं कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। तो देखो, यदि वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर होता है, यदि वृत्त का केंद्र हम क्या मान लें? मूल बिंदु, अर्थात हम एक अक्ष लिए, ठीक है, ये हमारा x अक्ष है और ये क्या है? y अक्ष है। ये हमारा क्या है? मूल बिंदु है। इसी को हम क्या मान लिए? सेंटर मान लिए। सेंटर मतलब केंद्र।
फिर भी हम ज्ञात केंद्र तथा त्रिज्या के वृत्त का समीकरण निम्नलिखित प्रकार से व्युत्पन्न कर सकते हैं। वृत्त का केंद्र हमने क्या मान लिया, ये जो केंद्र है उसको हमने h, k मान लिया, तथा त्रिज्या r हमें क्या है, ज्ञात करना है। त्रिज्या r ज्ञात करना है, ज्ञात है। मान लीजिए वृत्त पर कोई बिंदु P x, y है, तब परिभाषा से जो CP हो गई उसकी जो दूरी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, r। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, तो जो x माइनस एच का होल स्क्वायर जो y माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो यहाँ किसके बराबर होगा, r के। अर्थात x माइनस एच का होल स्क्वायर जो y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। तो यहीं क्या हो गया, हमारा इक्वेशन हो गया। यह केंद्र h, k तथा त्रिज्या r वाले वृत्त के अभिष्ट समीकरण है। तो देखिए इसको हम लोग फिगर से समझते हैं। हमने क्या लिया कि एक यहाँ पे एक्स वाई तल ले लिया, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, लिखा हुआ है। एक हमने सेंटर पकड़ा, सेंटर का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, h, k होगा ना। और हमने क्या पकड़ा, पॉइंट पकड़ लिया x, y। क्या पकड़ लिया, x, y। अब देखो जो C और P के बीच का जो दूरी है वो क्या होता है, रेडियस होता है r। रेडियस त्रिज्या कहलाता है। C से P तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलते हैं। वो हमने क्या मान लिया, r। यहाँ पे मोड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो अगर हम अब दूरी सूत्र लगाएं, क्योंकि दो पॉइंट हो गए, एक पॉइंट C हो गया और एक पॉइंट P हो गया, तो दूरी फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसी में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है ना। पिछले क्लास में और पिछले अध्याय में हमने इस फार्मूला की चर्चा किया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x1 y1 है, ये वाला x2 y2 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, तो यह किसके बराबर है, जो रेडियस है r उसी के बराबर है। यह जो अंडर रूट इधर है, इधर बराबर क्या आएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अर्थात केंद्र h, k तथा जो रेडियस r है, r वाले जो वृत्त है उसी का ये अभिष्ट समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। ये हमारा एक्स वाई तल हो गया, ये पॉइंट C है जिसका निर्देशांक h, k है, और ये पॉइंट P है जिसका निर्देशांक x, y है। इन दोनों के बीच का दूरी हमें पता है, r बोलते हैं, रेडियस होता है। और इसका जो बीच का दूरी है हमने क्या किया कि दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फार्मूला से निकाल दिया। तो जब इसको निकाल दिया तो हमें ज्ञात हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर किए तो r हो गया। तो इधर अंडर रूट को भेज दिए तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, r स्क्वायर। केंद्र h, k तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का क्या है, यह अभिष्ट समीकरण है। तो हम ये सीख गए। अगले भाग में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो देखेंगे उदाहरण संख्या 1, 2, 3 और 4। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।